हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने सेकंड पार्ट किया था यूनिट सेकंड का। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या छोड़ा था बीच में, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस हमने पढ़ा था। तो हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या था, टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी of solid in liquid। तो इस टॉपिक में जो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है वो क्या है, एक सॉल्यूट है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लिक्विड है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड हमारा सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारा लिक्विड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या लिया कि जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, एक होता है हमारा वॉलेटाइल सॉल्यूशन, एक हमारा होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। अब जो हमने पीछे किया था लिक्विड इन लिक्विड, उसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने लिया लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वो हमारा नेचर था वॉलेटाइल नेचर। अब हमारा वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल वो सॉल्यूशन होते हैं जो वेपराइज हो जाते हैं इजीली, लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं वो इजीली वेपराइज नहीं होंगे। अब जो चीज़ ज़्यादा जल्दी वेपराइज होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन लिया था वो हमने लिया था वॉलेटाइल। अब इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो वॉलेटाइल भी हो सकता है नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। अगर हम केस ले वॉलेटाइल का, सपोज करो हमारे पास क्या था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर है, सपोज कर लिया हमने यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, नीचे से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करी, तो जो भी सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होना स्टार्ट होंगे। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि जब वो वाटर वेपर्स हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इजीली वेपराइज होंगे। अब जब हम इनके अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ऐड तो करना पड़ेगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, अगर हम इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में सॉल्यूट पार्टिकल्स जाएंगे। अब क्या होगा, जहाँ पे सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी जाएंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना पहले पूरे बीकर में, जहाँ पे भी थे सरफेस में, नीचे बल्क में, कहीं पर भी, लेकिन जैसे ही हमने उस सॉल्यूट को ऐड किया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सरफेस पे सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल्स होंगे। अब वो सॉल्यूट का पार्टिकल डिपेंड करता है कि वोलेटाइल नेचर का है या नॉन वोलेटाइल नेचर का है। अब बात करते हैं, अगर वो सॉल्यूट वोलेटाइल नेचर का है तो क्या होगा, अभी मैंने बताया वोलेटाइल नेचर वो होता है जो ईजिली वेपराइज हो जाता है। तो जो इजीली वेपराइज हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा तो वो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इजीली वेपराइज तो हो नहीं सकता, तो वो वेपर प्रेशर को कम कर देगा। तो इन द केस ऑफ वोलेटाइल वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ये था हमारा सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब हमारा जो आता है कि हमने जो सॉल्युबिलिटी पढ़ ली, लिक्विड इन लिक्विड भी पढ़ ली, सॉलिड इन सॉलिड भी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है जो रोल्स लॉ हमने पढ़ा, ठीक है, हेनरी लॉ हमने पढ़ा। ठीक, एक हमने पढ़ा है क्या, दो लॉज पढ़े थे, एक पढ़ा हमने हेनरी लॉ, एक पढ़ा हमने रोल्स लॉ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई के मोल फ्रैक्शन के। इसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन है तो प्रेशर, चाहे पार्शियल ले लो चाहे वेपर प्रेशर ले लो, है तो प्रेशर ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
मोल फ्रैक्शन के। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ फाइंड आउट करनी है कि क्या डिफरेंस है और क्या इनके बीच में सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ तो फर्स्ट नंबर पे यही आ गई कि दोनों पार्शियल प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मोल फ्रैक्शन के। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। हमने अब सॉलिड इन लिक्विड में क्यों नहीं पढ़ा ये लो, क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं होता। अब वोलेटाइल लिक्विड के ऊपर ही हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जिसका ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? अब इनके अंदर डिफरेंस देखो क्या होता है। अगर हमने इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, हमारे पास आया था KH, और हमारे पास इसका साइन हटाते ही क्या आया था, P0 काई, यही आया था। तो कहाँ पे डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो ये सिमिलरिटीज़ है। और कुछ डिसिमिलरिटीज़ में सिर्फ एक डिसिमिलरिटीज़ आती है कि यहाँ पे हमने हेनरी कांस्टेंट लगाया है, यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट लगाया, लेकिन दोनों के दोनों लॉज हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। फर्स्टली दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो, किसी भी क्लास में, ठीक है, कोई क्लास होती है, उनके अंदर क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मतलब टीचर्स होते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने रूल्स बनाए, कुछ बच्चे इतने सही सिंसियर होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो उसी से समझ लो इसको कि जो इसके अंदर रूल कौन सा है, हमने रोल्स लॉ पढ़ा था। तो जो बच्चे उस रोल्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं वो होंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशंस, और जो नहीं कर रहे हैं वो निकम्मे बच्चे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, उससे समझ लिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो हमारे रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, विच ओबे रोल्स लॉ। ठीक है, जो हमारे रोल्स लॉ था उसको वो बच्चे ओबे कर रहे हैं, कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं। तो इसके अंदर जब वो रोल्स लॉ ओबे कर रहे हैं, सेकंड क्या है इसका पॉइंट, कि उनके अंदर ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही कोई हीट क्या होगी, एमिट होगी। ना तो वो किसी से कुछ लेंगे, ना वो किसी को कुछ देंगे, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच हीट चेंज ना तो ली ना दी, तो चेंज क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन है कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम का चेंज है वो भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम हमने पहले लिया था उतना ही वॉल्यूम बाद में है। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अब ये बताओ कि जब कोई भी क्लास होती है उसके अंदर सिंसियर बच्चे तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से जो आइडियल सॉल्यूशन है वो भी बहुत कम मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लो। हाँ, टॉल्विन है और प्लस बेंजीन है, ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, टॉल्विन प्लस बेंजीन हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन है। टॉल्विन प्लस बेंजीन हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन हो गया। रोल्स लॉ ओबे करते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो है, डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और एक बात, जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, देखो आइडियल की बात करें, ये हमारे क्या हैं, देखो तीन चीज़ लेके चल रही हूँ मैं। क्या चीज़ है इसमें, देखो ये तो है हमारी सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन। ठीक है, ये हमारी है सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, और ये हमारी सोल्यूट एंड
सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन। ठीक, तो जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होंगे उसमें क्या कहा कि ना तो हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना हमारी हीट चेंज हो रही है, जितनी हीट थी उतनी ही है, ना एब्जॉर्ब हो रही है ना एमिट हो रही है, और वॉल्यूम भी जितना पहले था उतना बाद में। तो ए की जो इंट्रैक्शन है आइडियल सॉल्यूशन में, इन तीनों की जितनी भी इंट्रैक्शन है वो सिमिलर रहती है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उनके जो बॉन्ड्स हैं, इंट्रैक्शन है, चाहे सोल्यूट है, चाहे सॉल्वेंट है, या हमारा सोल्यूट या सॉल्वेंट है, तीनों के अंदर उनकी जो इंट्रैक्शंस है वो सिमिलर रहती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनको बने ही रहने दो। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, अभी मैंने पीछे बताया कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो रोल्स लॉ ओबे करते हैं, बट जो नॉन आइडियल होंगे वो हमारे रोल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो वॉल्यूम है और जो हमारा डेल्टा एच है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, और जो वॉल्यूम है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। अब बात आती है, इनके अंदर दो डेविएशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, देखो इसको मैं रब भी कर देती हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमें टू डेविएशंस दिखने को मिलती हैं। ठीक है, टू डेविएशंस कौन सी, एक हमारी पॉजिटिव डेविएशन होती है और एक हमारी नेगेटिव डेविएशन होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव डेविएशन है, एक हमारी नेगेटिव डेविएशन है। तो दोनों डेविएशन में फ़र्क क्या है, किसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, किसको हम नेगेटिव बोलेंगे, तो वो इंट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हमने आइडियल की बात की थी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तीनों की इंट्रैक्शन सेम होती है, तो उन्हीं इंट्रैक्शन पे डिपेंड है ये दोनों डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन होती क्या है। पॉजिटिव डेविएशन वो होती है कि जिसके रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्शियल प्रेशर आना चाहिए था उससे ज़्यादा वैल्यू आती है। देखो, अगर हमने कोई भी सोल्यूट की इंट्रैक्शन ली है, ए की इंट्रैक्शन ली है, या हमने ली है बी की इंट्रैक्शन और ए बी की इंट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमारे पास इसका ए बी की जो इंट्रैक्शन का फोर्स है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ, कि ए बी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। तो क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल जिनके बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आसानी से टूट सकते हैं। अब जितनी आसानी से वो टूटेंगे इतनी आसानी से वो क्या बन जाएंगे, वेपर्स, क्योंकि हम वेपर की बात कर रहे हैं ना, वेपर प्रेशर, तो वेपर ही बनेंगे। अब वो वेपर बन गए तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे हो कि जब हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन है वो अगर हमारा कम होगा तो उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट के जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे। अब जितने जल्दी वेपर बनेंगे उतना ही उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए थी वेपर प्रेशर की उससे ज़्यादा वैल्यू आती है। तो इसका ग्राफ और नेगेटिव का मैं साथ में बना के शो कर दूंगी। तो पॉजिटिव डेविएशन हमारी ये होती है। दूसरा हमारा आता है नेगेटिव डेविएशन। तो अब नेगेटिव डेविएशन कौन सी होती है कि जब हमारे जो इंट्रैक्शन है सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्वेंट, तो इसके अंदर जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या होगी, जब हमारी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए ये इजीली वेपर नहीं बनेंगे। अब ये इजीली वेपर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो हो रही थी कि जो हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल थे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम था, जिसकी वजह से वो इजीली वेपर्स बन रहे थे, उसकी वजह से हमें पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा था। लेकिन इस केस में जो नेगेटिव डेविएशन है क्यों हो रही है, क्योंकि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो आसानी से नहीं ब्रेक हो सकते, वेपर की फॉर्म में नहीं आ सकते, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं इनका मतलब क्या है। देखो, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था टॉल्विन प्लस बेंजीन का। पॉजिटिव डेविएशन का हमारा एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस एसीटोन, और इसका एग्जाम्पल है हमारा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। देखो, याद, एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एग्जाम में इतने सारे एग्जाम्पल्स तो लिखने होते नहीं हैं, तो एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। तीनों में सेम करने के लिए मैंने बेंजीन कर लिया ताकि आपको इजी रहे याद करने में। उसके अंदर था बेंजीन प्लस टॉल्विन, इसके अंदर बेंजीन प्लस एसीटोन, नेगेटिव में बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब हम ग्राफ से देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन कैसे आया। ये हमारा इस तरह से आया था। ठीक है, ये क्या था हमारा टोटल प्रेशर PA0 प्लस PB0। तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा टोटल प्रेशर था इतना आना चाहिए था जितना ये शो हो रहा है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन आ रही है तो उसने क्या कहा, रोल्स लॉ की जो वैल्यू आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू शो करने के उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है इस टाइप से आएगा। क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि जो PA है और PB है उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा वैल्यू शो कर रहे हैं। तो इसके उसमें ये जो ग्राफ है ये भी इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। ठीक है, अब इनका जो पार्शियल प्रेशर था वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव स्लोप की, तो नेगेटिव जब हम डेविएशन शो करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, जब हम नेगेटिव शो करते हैं तो टोटल प्रेशर इतना हो जाता है कि इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, बस कुछ नहीं था, ग्राफ प्लॉट करते वक्त ऊपर को दिखा दो जब पॉजिटिव डेविएशन है, नीचे को दिखा दो जब हमारा नेगेटिव डेविएशन है। ग्राफ बिल्कुल सेम है जैसे हमने रोल्स लॉ में बनाया था। ठीक है, ये थे हमारी आइडियल एंड नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में हमने दो केस पढ़े, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियोट्रॉप्स। देखो, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हमारे मिक्सचर का सबसे अलग टाइप है। ठीक है, होते तो जनरली ये बाइनरी मिक्सचर ही है, लेकिन इनकी अलग प्रॉपर्टी है तो इसको हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। होते तो बाइनरी मिक्सचर है, लेकिन वो बाइनरी मिक्सचर जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, वो बाइनरी मिक्सचर जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हमारे कौन से होंगे, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब ये भी हमारे 2 टाइप्स का होता है।
ठीक है। 2 टाइप्स का कैसे, एक होता है हमारे यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक सेकंड होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है। एक जो बाइनरी मिक्सचर जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है वो होंगे हमारे एजियोट्रॉप। 2 टाइप के होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जो अगर हम उनका टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक है, टेम्परेचर के रिगार्डिंग अगर वेपर फेज का जो डायग्राम बनाते हैं या कोई भी ग्राफ शो करते हैं तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। ठीक है। जब हम वेपर फेज के रिगार्डिंग टेम्परेचर के साथ उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं या ग्राफ देखते हैं तो उसके अंदर हमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमा तक जाता है। तो मिनिमम में क्या होगा, वो ग्राफ मिनिमम जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये है हमारा, तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से होती है, ये ग्राफ इस टाइप से होता है। लेकिन जो हमारा मिनिमम वाला होता है वो ग्राफ इस टाइप का होता है। ठीक है। ग्राफ तो ये होता है, ग्राफ ये होते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम तक जा रहा है, ये मिनिमम तक जा रहा है जब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो हमने जब इसको देखा तो ये मैक्सिमम आता है और ये वाला मिनिमम आता है, तो ये ग्राफ इस टाइप से होगा। ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव वाला है यानी मैक्सिमम, ये हमारा नेगेटिव वाला है यानी मिनिमम। ठीक है। यहाँ पे ये स्टार खत्म होता है एजियोट्रॉप्स। आई थिंक 9 के आसपास टॉपिक्स हो चुके हैं इस यूनिट के। उसके बाद हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं 4, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आएंगी 4 हैं वो, उसके बाद एक टॉपिक और है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनको साथ के साथ करोगे तो आसान रहेगा। ठीक है। ये एजियोट्रॉप्स हैं, मतलब कितना ईजी है समझोगे तो इसको अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगर समझ आ रहा है रियलिटी में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि मैं आगे की वीडियो और अच्छे से बना सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है। वरना वीडियो बनाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई मैं वीडियो बनाई जा रही हूँ और बच्चों को समझ नहीं आ रहा। अपने मिस्टेक्स भी लिखा करो कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ताकि मैं उसको और क्लैरिफाई कर सकूँ। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो। ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।